तो देखिए छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का यानी कि आखिरी चरण है यहां पर, जहां पर 7 लोकसभा सीटों में वोटिंग हो रही है और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए, सियासी मुद्दों की बात कर ली जाए, किस प्रकार का माहौल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, मैं तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी की ओर से परेश बागबाहरा हमारे साथ में जुड़े हैं, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस की ओर से हमारे साथ में जुड़े हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं नादी टीवी में। चर्चा की शुरुआत से पहले आपको सबसे पहले स्टूडियो सेकंड पर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी पारुल हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जो बताएगी कि अब तक का छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत क्या है। जी पारुल, ओवर टू यू। और वो संभाग जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संभाग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर चिंताजनक निराशाजनक परिणाम देखने को मिल रहे। वोटिंग प्रतिशत काफी कम है यहाँ पर। हालांकि 6 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये संभावनाएं जताई जा सकती है कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो सकता है। चलिए अब राजनीतिक मेहमानों की ओर रुख कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं वोटिंग प्रतिशत जहां पर कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिली है। सबसे पहला प्रश्न रमेश जी मेरा आपसे ही रहेगा। हमने देखा कि वोटिंग प्रतिशत में रायगढ़ जहां पर 67.87%, काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत यहां पर है। लेकिन बिलासपुर से काफी चिंताजनक और खबर सामने आई, जहां पर 50.76% वोटिंग ही हुआ है। सबसे बड़ा संभाग कहा जाता है, फिर भी इस प्रकार की स्थिति ऐसा क्यों? नहीं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी 6 बजे तक टाइम है और सही रिपोर्टिंग बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं आ पाई होगी मेरे ख्याल से। और जो छत्तीसगढ़ में वोटिंग का ट्रेंड दिख रहा है, वो पहले चरण और दूसरे चरण की तुलना में तीसरे चरण में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। और मेरे ख्याल से अनुमान यह है कि शाम 6 बजे तक जब वोटिंग होगी और जब परिणाम आएगा तो देखिएगा 70 प्लस ही रहेगा, 70% के ऊपर ही मतदान का आंकड़ा जाएगा। जी। जी। लेकिन रमेश जी, सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से मैंने बिलासपुर का जिक्र किया, यहाँ पर अगर हम शुरुआत से ही देखें 9 बजे से अगर देखा जाए वोटिंग प्रतिशत, तो यहाँ पर सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो क्या लगता है कि आगे 6 बजे तक यहाँ पर संभावनाएं जताई जा सकती है? और साथ ही मैं एक और प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी, अगर वोटिंग प्रतिशत कम होती है या ज्यादा होती है तो इससे किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है? देखिए, वोटिंग प्रतिशत का जो अनुमान है वो लगभग एवरेज जाएगा, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। जी। और जहां तक बात है कि वोटिंग प्रतिशत कम होने से किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, तो जी। इसका आकलन जो देखने को मिला है पुरानी स्थितियों में, उसमें 50-50 का रहता है। वो जी। सत्ता पक्ष को भी लाभ मिल सकता है और विपक्ष को भी लाभ मिल सकता है। अब सवाल यह है कि किस दल के कार्यकर्ता कितना ज्यादा सक्रिय हैं और वो कितना ज्यादा मतदाताओं को घर से निकाल करके बूथ तक ले आते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। जी। ठीक है, मैं परेश जी का रुख कर लूंगी। परेश जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास के बयार की बात भाजपा की ओर से कही जा रही थी, अब उसका परिणाम जनता देती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने वादे किए थे और उसी का असर अब देखने को मिलेगा कि जनता ने आपके वादों पर कितना विश्वास किया है। लेकिन फिलहाल अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें, जहां पर वोटिंग प्रतिशत कम है, जैसे कि बिलासपुर की बात कर ली जाए, तो क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, जो क्लाइमेट का जो असर है अलग अलग सीटों में अलग अलग पड़ रहा है। आप देखिए कई जगहों पर बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है। उसका कारण ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ करके सुबह से जो है, जो उनके पक्ष के मतदाता है उनका वोट दिलवा रहे हैं। बिलासपुर में भी अगर कम मतदान हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के सारे मतदाता लगभग आकर के वोट डाल के जाएंगे और तीसरे बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुनून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और मतदाताओं के बीच भी है। जब से 22 जनवरी को रामलला के जब भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी दिन से छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है इस बात को ठान लिए हैं कि कैसे भी इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना है। और जिस तरीके से विष्णुदेव जी की सरकार ने मोदी की गारंटी के काम को पिछले 100 दिन में पूरा किया है, चाहे महंगाई वंदन योजना हो, चाहे किसानों को 2 साल के बोनस की राशि देना हो, चाहे वो 3100 रुपए में धान खरीदना हो, अंतर की राशि 719 रुपए देना हो, ये सारे वादे पूरे किए। 18 लाख मकान जो गरीबों का आवास बनने वाला है, उसके लिए जो राज्यांश देना हो, ये सारी चीजें पूरी किया। मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में जो बहुत सारा काम किया है, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 हटाना हो, चाहे वो मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो, चाहे वो जो यहाँ की जीडीपी है जो $2 ट्रिलियन की थी, आज $3.5 ट्रिलियन की हो गई। 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकल गए
और इस तरीके से चाहे स्टार्टअप हो, चाहे वो MSME हो, सारे उद्योग धंधे, चाहे किसान हो, चाहे यहाँ का युवा हो, एक बड़ी संभावना है वो नरेंद्र मोदी जी में देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा देश आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और यहाँ विकास भी और विरासत भी, नितिन गडकरी जी ने जिस प्रकार यहाँ सड़कों का जाल बिछाया, बड़े बड़े टनल बनाए, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए हैं, और जिस तरीके से रेलवे का विकास हो रहा है, चारों तरफ रेल की पटरियां बिछ रही हैं, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, सारे क्षेत्र में यहाँ पर विकास के काम हुए हैं। ठीक है। एक प्रतिक्रिया में सत्य प्रकाश जी से भी ले लेती हूँ। सत्य प्रकाश जी, भाजपा की ओर से आर्थिक मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर और साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी तमाम बातें यहाँ पर की गई है कि किस प्रकार से भाजपा सरकार ने विकास किया है। आप इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं और क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस वाकई में भाजपा को चुनौती दे पा रही है? अनुपमा जी, देखिए, कांग्रेस एक विपक्षी दल के होने के नाते जो चुनाव में जाना चाहिए, मजबूती से लड़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो चुनाव है, इस बार का चुनाव, ये जनता और केंद्र सरकार के बीच में 10 साल से जनता देख रही है। जो विकास की बात कर रहे हैं, अरे 111 नंबर पे भुखमरी में देश खड़ा है, इसको विकास बोलेंगे। 146वें नंबर पे आप आय में खड़े हैं, प्रति व्यक्ति आय में, इसको विकास बोलेंगे। 7 से बड़ी कंपनियां बुरी बिस्तर बात की जा चुकी है देश से बाहर, इसको विकास बोलेंगे। महिलाएं निर्वस्त्र होकर दौड़ाई जाती मणिपुर में, इसको विकास बोलेंगे। आपने बल्कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जर्मनी में भाग चुका है, दुष्कर्म का आरोपी है, उसको टिकट देते हुए आप उसके लिए समर्थन वोट मांगते हैं, इसके आप विकास बोलेंगे। किसान जवान, पहली बार देश से दुर्भाग्य कि किसान जवान 70 सालों पहली बार आमने सामने खड़े, इसको आप विकास बोलेंगे। किसान की आत्महत्या हो रही है, पिछले 2021 का अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो प्रति वर्ष 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या की, इसको आप विकास बोलेंगे। युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहा है, लाठियां पड़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, इसको विकास बोलेंगे आप। रेलवे की बात कर रहे थे, रेलवे ने जो बद से बदतर हो चुकी रेलवे, हमेशा कितनी ट्रेनें कैंसिल रहती है, परेशान रहते हैं यात्री, लोग परेशान रहते हैं, मगर मोदी जी को सत्यप्रकाश जी, आपके द्वारा तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही है, तो फिर जनता को आप विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे? क्योंकि अगर हम तमाम लोकसभा सीटों की बात करें, 7 लोकसभा सीटों की, तो कोरबा को छोड़कर लगातार जो 6 लोकसभा सीटें हैं वहां पर भाजपा जीतती हुई आई है। और ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो स्थानीय मुद्दों को उजागर जनता के सामने नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि जनता का विश्वास भाजपा के पास चले जाता है? अनुपमा जी, देखिए, हर चुनाव अलग होता है। जैसे मैं बताऊं, पिछले 2019 की बात कर लूं, 2014 में एक सरकार इनकी आई, जनता ने इनको भरपूर समर्थन दिया। इन्होंने जो वादे किए थे, जनता ने सोचा 5 साल कम पड़े, 5 साल और दे दिए। जो महंगाई की बात की थी, रोजगार की बात की थी, एक जो नया इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है, जिसके ये विश्वासघात एक जो हुआ है, जनता ने वोट दिया था कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, एक नया इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है किसानों के बाद। तो देखिए, इस बार का जो चुनाव है, जैसे बोला, इस बार का चुनाव ये है कि जनता ये देख रही है, भाई हमने आपको 10 साल दिया है, 10 साल कोई कम समय नहीं होता। अगर मैं पिछले 25 साल की बात करूं, 25 साल में 15 साल तो इनकी सरकार थी, अटल बिहारी 15 या 16 साल जोड़ लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल और 10 साल, ये तो आपके ने किया क्या है? यही तो जनता बोल रही है। यही मैं बोल रहा हूँ कि गरीब जनता, आदिवासी जनता, मजदूर जनता वो देख रही है कि हमारे लिए किया क्या है। मैं अगर एक वर्ग आपको गिना देता हूँ, किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी, हो गई दुगनी, युवाओं को रोजगार मिल गया, 2 करोड़ 30 लाख नौकरियां खाली है, वो उसका क्या हुआ? महिला सम्मान की बात करते हैं, जंतर मंत्र हमारी बहन बेटी जो मेडल जीत के लेकर ऐसे तो सत्यप्रकाश जी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, तो रेणुका खेड़ा ने भी कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप लगाया, पार्टी छोड़ दी, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है, तो उन्होंने भी तो यही कहा कि नारी का सम्मान नहीं होता इस पार्टी में। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, वो किस पार्टी में रहते, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर देखिए, हर नारी जानती है, जिनको 400 रुपए में सिलेंडर मिला था, वो कैसे मान लेगी कि कांग्रेस महिला विरोधी है? वो नारी जो मणिपुर में, ये कैसे व्यक्तिगत टिप्पणी की बात कर सकते हैं सत्यप्रकाश जी? उन्होंने बाकायदा भूपेश बघेल पर, उसके साथ ही साथ अन्य जो दिग्गज नेता है उन पर आरोप लगाया है, फिर ये व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे हो गई? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोला उनका व्यक्तिगत विचार है किस पार्टी में जाती है। मैं ये अपनी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं कि महिला सम्मान के बारे में बता रहा हूं। मणिपुर की महिला जो नग्न अवस्था में गई, मोदी जी कहां गए? उनका आंसू पोंछते कौन गए थे? जंतर मंतर में कौन गया था उनके साथ बैठ उनसे बात करने के लिए? तो बीजेपी कौन सा कार्यकर्ता गया? तो यही मैं बताया था, हमारी पार्टी, अगर आप याद कीजिए, इतिहास उठाकर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय बनाए गए हमारी पार्टी ने, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी, जब हम महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं मिलता था, उस समय उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। बीजेपी के बता दे कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बने, बीजेपी के, आरएसएस के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने महिला, ये बता दे। 50% आरक्षण पंचायती राज में किसने दिया था महिलाओं को? ये इतिहास है, ये तो नकारा नहीं जा सकता ना। तो महिला सम्मान की बात ये हमको ना सिखाए तो ज्यादा बेहतर है। राधिका खेड़े का मामला दूसरा है, तो इसलिए उस महिला सम्मान की कोई बात नहीं है, वो मामला दूसरा है। महिला सम्मान हम जानते हैं, तभी महिलाओं के लिए हम आगे बढ़ ताज्जुब की बात है सत्यप्रकाश जी, आपके दिग्गज नेताओं पर इस प्रकार के आरोप यहाँ पर राधिका खेड़ा लगाती है, उसके बावजूद भी आप बोलते हैं कि मामला दूसरा है, ये मुद्दा दूसरा है।
दूसरी नहीं, पार्टी में पार्टी पर ही तो आरोप लगाए है ना, पार्टी के ने। नेताओं पर ही तो आरोप लगाया ना। चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास में। अब स्थानीय मुद्दों पर रुक कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कोरबा लोकसभा सीट की बात अगर कर ली जाए परेश जी, तो 2019 में ये कांग्रेस के पास गई थी और काफी कम वोटों से कांग्रेस यहां पर जीती थी। लगभग 26,349 वोटों से कांग्रेस जीती थी। इस बार ये जो 26,349 वोटों का जो अंतर है, क्या उसे भाजपा 2024 में भर पाएगी? देखिए क्या है, पिछले बार यहाँ पर 2018 में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी जी, उसका असर लोकसभा के चुनाव में कहीं कहीं पड़ा। कुछ सीटें हम बुरी तरह विधानसभा के हारे थे, इस कारण से 2 सीट पिछले बार यहाँ पर कांग्रेस जीत गई। अब इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, बहुत अच्छे तरीके से तेजी से मोदी की गारंटी का पूरा जो निर्वहन बहुत तेजी से उन्होंने किया है। इस कारण से वहां पर हमारी फायर ब्रांड राष्ट्रीय नेता सरोज पांडे जी चुनाव लड़ रही हैं और निश्चित रूप से इस बार कोरबा की जनता हमको आशीर्वाद देगी कि वहां से भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर आएगी और नरेंद्र मोदी को तीसरे बार प्रधानमंत्री। लेकिन ये भी तो देखिए ना परेश जी, ज्योत्सना महंत जिन्होंने 2019 में करारी शिकस्त दी थी, वो इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो चुनौती तो है भाजपा के सामने भी। देखिए, हम हर चुनाव को हर एक सीट को हम चुनौती के रूप में देखते हैं। हम किसी को बहुत आसानी से नहीं लेते। हमारा कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए जूझता है और काम करता है और हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से 10 साल आदरणीय मोदी जी ने काम किया है और हर गरीब के घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ की योजना पहुंची है। लगभग 20,000 करोड़ रुपया साय सरकार ने पिछले 3 महीने में यहाँ की छत्तीसगढ़ के लगभग। देखिए, आप कई राष्ट्रीय मुद्दे भी गिना रहे हैं, लेकिन अगर हम स्थानीय मुद्दों पर सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्थानीय मुद्दे काफी ज्यादा हावी होते नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले अगर रायगढ़ लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो देखिए, यहाँ पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रेल सुविधा यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। डबल इंजन की सरकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानियां हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, 65-70 साल यहाँ पर कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन 15 साल तक आपकी भी तो सरकार थी ना छत्तीसगढ़ में। अभी तो डबल इंजन की सरकार है। कब तक कांग्रेस पर अपनी बातें रखेंगे कि कांग्रेस की वजह से ये हुआ, कांग्रेस की वजह से ये नहीं हुआ? अभी 4 महीना हुआ है हमारी सरकार को, तो 15 साल तो आपकी सरकार थी ना सर। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा। रायगढ़ की तरफ के जो रेल की बात है, उसका जो प्रस्ताव बनकर चला गया है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि रायगढ़ की रेल लाइन, वहां पर रेल लाइन का विकास हो जाए। जो इन्होंने 65-70 साल में नहीं किया था, अंग्रेज जो यहाँ रेल लाइन बिछा के गए थे वही काम ये करते रहे, उसमें थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम करते थे। ये जो रेल बार बार यहाँ पर। ठीक है सत्य प्रकाश जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। 65 साल की बात इन्होंने कही है, लेकिन 15 साल इन्होंने नहीं देखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अनुपम जी, देखिए यही मैं बोलता हूँ, बीजेपी वाले लोगों को ना जानकारी होती है, ना कुछ उनको पता रहता है, झूठ भ्रम फैलाने के लिए। आप याद कीजिए, आपको ही मालूम होगा, इतिहास आपने भी पढ़ा होगा, 1947 जो देश आजाद हुआ, बोलते अंग्रेजों के जमाने की रेल लाइनें चल रही है। आप याद कीजिए, अंग्रेजों के जमाने कौन सी रेल लाइनें थी और उसके बाद कौन सी रेल लाइनें आई। उसके जो हालात थे देश के, आपके पास ना पैसा है, ना आर्मी है, ना सेना है, कुछ नहीं आपके पास। आपने IIT बनाया, एम्स बनाया, इसरो बनाया, ये बात क्या करेंगे? रेल लाइनें बिछाई। आप अब ये अगर उस समय की बात करें 1947, तो रेल लाइनें कहां तक थी बता दीजिए। और कभी रेल लाइन बिछाने के बावजूद क्या ऐसे हालात नहीं हुए? इतनी ट्रेनें कैंसिल हो रही है, लेट चल रही है, कभी नहीं हुआ। इलेक्ट्रिशियन उस समय भी इंजन जो है, इलेक्ट्रिक इंजन जो लागू हो चुके थे, उसके बावजूद भी ऐसे हालात नहीं हुए। तो ये दिखता है कि हम पिछले 50 साल की बात करते हैं, क्या हुआ है। इनको तो बल्कि बना बनाया देश मिला, उसको भी बेच के भी 205 लाख करोड़ का कर्जा डाल दिए, जो 70 लाख करोड़ का था 60 सालों में। तो ये दिखता है कि इन्होंने किया क्या है। बेचने के बाद भी प्रति व्यक्ति आय भी कम हो गई आपकी। भुखमरी में 111 नंबर पे खड़े हैं आप। आपके ऊपर किसानों का जो है वो आत्महत्या बढ़ती जा रही है। तो आपने किया क्या? ठीक है, कुछ ठीक है परेश जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर। क्या किया है? ये क्या है जो भुखमरी इंडेक्स वगैरह बता रहे हैं, गरीबी रेखा पर कैपिटा इनकम का जो ये सब चीजें आंकड़े बता रहे हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं जो सर्वे करते हैं उस देश का ये आंकड़े बताते हैं। क्योंकि इन लोगों का जो इस बार जब घोषणा पत्र आया है, ये माओवादियों का घोषणा पत्र है। ये आपके सब लोगों की संपत्ति छीन करके जो है यहाँ मुसलमानों को
पिछले 50 साल में परेश जी आपकी संपत्ति कितनी छीनी गई ये बता दीजिए। पिछले 60-65 साल में कितनी संपत्ति आपकी छीन ली गई, कितने आपने प्रॉपर्टी ले ली गई, आपके घर में भी गहने होंगे, कितने गहने आपसे ले लिए गए। तो ये झूठ मत फैलाइए, जनता जानती है, जनता को मालूम है कि 50 साल में कांग्रेस ने दिया है, लिया नहीं है। अरे ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। इंदिरा गांधी जी ने अपनी संपत्ति दे दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी संपत्ति दान में दे दी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दे दी थी। तो हमको मत सिखाइए, ये झूठ अब चलेगा नहीं ज्यादा दिन। तभी मोदी जी का जो भाषण में जो चेंजेस आया ना, मोदी जी का जो चेहरा जो बदल गया है, ये 3 चरणों में समझ में आ चुका है कि आपने काम किया 10 साल में। सिर्फ का काम किया है, सिर्फ जुमलेबाजी का काम किया है, उसके अलावा काम कुछ नहीं किया है। जमीनी स्तर पे काम हुआ नहीं, आपको भी मालूम है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा कई सारी बातें कही थी, परेश जी मैं लौटूंगी आपके पास में, आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन पहले मैं सत्यप्रकाश जी से मेरा एक प्रश्न है। जिस प्रकार से आपने कई सारी बातें कही, चलिए ठीक है, इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस आम जनता तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचा पा रही है, सरकार के खिलाफ इन मुद्दों को लेकर माहौल क्यों नहीं बना पा रही है, क्या वजह है? नहीं अनुपम जी, देखिए ये मीडिया में जो भी चर्चा चल रही है अलग बात है, मगर मैं भी ये कार्य करता हूँ, जमीन स्तर पे जाता हूँ, काम कर रहा हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी दी है, तो वहाँ पे माहौल दिख रहा है ना। देखिए पहले और दूसरे चरण के बाद तो माहौल और दिख रहा है। आपको मोदी जी का भाषण देख लीजिए, उनको भाषण में मंगलसूत्र, मीट, मछली, मटन, पहले क्या क्या बात ले आए। ये पहले और दूसरे चरण के बाद क्यों ये सब चीजें आई है? क्योंकि उनको मालूम है कि हवा का रुख किधर चला गया है, उनको मालूम है कि लोग अब सुन नहीं रहे उनकी, उनको मालूम है कि जो सवाल जो जनता का है उसका जवाब है नहीं मेरे पास, रोजगार मैंने दिया नहीं है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उसका किसानों की आय दुगनी बन की नहीं, आवास। देखिए आप दोनों के द्वारा ही कई सारी बातें की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर जनता किस पर विश्वास करेगी। 2 चरणों के चुनाव में भी हम 140 2 चरणों के चुनाव में तो समझ में आ गया है। एक एक करके सत्यप्रकाश जी आपने बहुत देर तक बोल लिया, अब परेश जी से प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी परेश जी बोलिए। परेश जी सबसे पहले अगर हम रायपुर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो देखिए यहां से 2019 में सुनील सोनी जी जीते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको ब्रजमोहन अग्रवाल को यहां पर चुनावी मैदान में खड़ा करना पड़ा। काफी ज्यादा ताकतवर नेता है, अजय योद्धा इन्हें कहा जाता है, 7 से 8 बार ये विधायक रह चुके हैं और काफी अच्छा नेतृत्व क्षमता इनकी काफी अच्छी है। इतने बड़े प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में आपने लड़ाया, वो जीते भी, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में भी क्यों खड़ा करना पड़ा? ऐसी क्या बड़ी वजह है? क्या कांग्रेस के यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से भाजपा ने ये रणनीति अपनाई है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी बन करके कांग्रेस को पटकनी दे सकते थे, लेकिन ये पार्टी की अपनी व्यवस्था रहती है, अपना विचार रहता है और अपने सारे संगठन को समझ करके वो निर्णय करते हैं। पिछले बार भी आदरणीय सुनील सोनी जी को आदरणीय रमेश बैस के स्थान पर यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था। महासमुंद बदली गई थी, पूरे प्रदेश में टिकटें बदली गई थी। तो ये अलग अलग समय में पार्टी अलग अलग नेताओं को दायित्व देते हैं और वो उसके दायित्व का निर्वहन करता है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ये पार्टी का इंटरनल मामला है और ये अगर ये आप बोल रहे हैं कि वास्तव में वो दिग्गज नेता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लोग तो ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जो जीतने वाली सीट होगी उसमें से एक रायपुर लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। इस प्रकार की चर्चा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, एक बड़ा दावा यहाँ पर परेश जी ने किया है, लेकिन मैं आपके प्रत्याशी को लेकर भी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय योद्धा इन्हें कहा जाता है, 8 बार ये चुनाव जीत चुके हैं लगातार और मुख्यमंत्री के दावेदार भी रह चुके हैं 2023 में। उनके खिलाफ में विकास उपाध्याय को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, जो कि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक बड़ी रणनीति के साथ में कांग्रेस ने काम करना था? देखिए अनुपमा जी, परेश जी बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रत्याशी थे रायपुर के लिए, भाई बहुत सारे प्रत्याशी थे तो सुनील सोनी जी को खड़ा कर देते ना, इतने प्रत्याशी क्यों बदलने गए? यानी कि साफ दिखता है कि कुछ काम हुआ नहीं है। 40 साल से यहाँ बीजेपी के सांसद है रायपुर में, क्या बड़े काम हुए बता दें? एक बड़ा काम गिना दे 40 साल में रायपुर के शहर के लिए उन्होंने कुछ किया और क्योंकि सांसद है, सवाल तक तो उठा नहीं पाते संसद भवन में। देखिए विकास उपाध्याय की बात करो, विकास उपाध्याय जी जो युवा चेहरा है उन्होंने काम किया है। आप कोरोना का याद करिए, कोरोना काल में उन्होंने जनता को अगर जिसको परेशानी है उसको अस्पताल तक पहुंचाया। चलिए ठीक है, आपके द्वारा लगातार जनता में जनमत लेने के लिए, जनाधार लेने के लिए जनता से विश्वास जुटाया जा रहा है, लेकिन जनता विश्वास कर पाती या नहीं कर पाती, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरी प्रतिक्रिया रमेश जी आपकी चाहूंगी। जिस प्रकार से दोनों ही प्रवक्ताओं के द्वारा अपने अपने वादे गिनाए जा रहे हैं, इससे एक ही बात जहन में आती है कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया। जनता यही कह रही है, लेकिन जनता अब इसका जवाब भी देने वाली है। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो वादे लगातार किए जा रहे हैं, क्या इस पर एतबार यानी कि विश्वास जनता जुटा पाएगी?
3 बजे तक का दिखा। हेलो जी रमेश जी। देखिए, जनता ही के पास वो अधिकार है जो ये तय करे कि कौन उसका रहनुमाई करेगा। जी और आज ये अवसर है, आज जनता वोट कर रही है, वो अपने नेता चुनेगी। इसके लिए हम चाहे जो दावे करें या पार्टी के जो प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं वो अपने अपने बातें रखें, उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ने वाला है। वो खुद एक समीक्षा करेगा कौन उसके लिए बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, उस हिसाब से वो अपना निर्णय सुनाएगा और उसका परिणाम 4 जून को सामने आ जाएगा। बिल्कुल, तो अब 4 हम जून लोगों को को स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जनता ने किस पर विश्वास जताया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लगातार अपने अपने वादे, अपने अपने दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं और लगातार जीत की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जनता ये तय करने वाली है आज कि किसे जिताना है, किसे हराना है और किसने जनता का विश्वास पाया है। वो शाम को 6 बजे तक जब वोटिंग होगी और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा वो पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या स्थानीय मुद्दों को लेकर यहां पर वाकई में सरकार ने काम किया है, क्या दोनों पार्टियों की ओर से काम किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मैं लेती हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।